खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। जनाब हसन जाफ़र जैदी साहब का जो रिस्पॉन्स मेरे उस तनकीदी वीडियो पे, जिसमें मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान कैसे बना, जाहिद चौधरी साहब की जो किताब है 2 वॉल्यूम्स में, जिसमें जैदी साहब ने असिस्ट किया था जाहिद चौधरी साहब को, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ट्विस्ट करती है और जो मटेरियल ये इस्तेमाल भी करते हैं उसको भी इन्होंने मैनिपुलेट किया है। करेक्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिलेक्टिव बातें हैं, हिंदू बुर्जुआजी और सो आउट ऑफ द ब्लू। बात ये है कि इस एक और बड़ी तनकीद इस किताब पे मेरी है, ये 2 वॉल्यूम्स पे, कि यू बेस ये पाकिस्तान कैसे बना ऑन द 12 वॉल्यूम्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दैट ये 12 वॉल्यूम ट्रांसफर ऑफ पावर है कि अंग्रेज़ों ने किस तरह ट्रांसफ़र की पावर। पाकिस्तान के बनने की स्टोरी जो है वो उससे पहले शुरू होती है। पहले कोई डिमांड होगी, उस पर कुछ रिस्पॉन्सेज होंगी, और फिर जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर की तरफ अंग्रेज़ों की मूवमेंट है, वहाँ पे इट विल मेक सेंस व्हाट मेड द ब्रिटिश डिसाइड टू ट्रांसफ़र पावर। आपको पता है बरतानिया का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था हिंदुस्तान को छोड़ने का, ना आज़ाद हिंदुस्तान को कांग्रेस को, ना मुस्लिम लीग को पाकिस्तान देने का। 1943 में जब सेकंड लास्ट वाइसरॉय आए हैं लॉर्ड वेवल, जिसका बहुत बहुत जिक्र भी इन्होंने किया है जैदी साहब ने, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने उन्हें कहा वी आर हेयर फॉर अनदर 30 years, विच मीन्स 1973। तो अंग्रेज़ों का तो कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का। तो ना हिंदुस्तान आज़ाद होता अगर अंग्रेज़ों के बस में होता, और ना पाकिस्तान बनता। पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये जब तक आप बैकग्राउंड इसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है। एनी हाउ, आई थिंक द टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स पाकिस्तान इज द 2nd वर्ल्ड वॉर का जो आगाज़ है 1 सितंबर 1939 को। जंग शुरू हो जाती है आलमी, दूसरी आलमी जंग। 3 सितंबर को द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी। उसी दिन लॉर्ड लिनलिथगो जो वाइसरॉय थे, ही कमिट्स इंडिया टू द वॉर, कि हम भी इस जंग में, अब इंडिया भी इसका हिस्सा है। जिसके ऊपर मैंने बताया था कि 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की हुकूमत थी। इन कांग्रेस वालों ने प्रोटेस्ट किया कि आप कहते हैं कि ये जंग नाज़िज़्म फैशिज्म को डिफीट करने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और दुनिया की आज़ादी के लिए, लेकिन हम तो एक कॉलोनाइज्ड लोग हैं, हम तो खुद आज़ाद नहीं हैं। पहले हमें आज़ाद करो, फिर हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के तौर पे इस जंग में अपना मौक़िफ़ जो है हिस्सा लेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। थ्योरेटिकली, फिलोसॉफिकली, पॉलिटिकली ये आर्ग्यूमेंट अपनी जगह बड़ी साउंड है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन आफ्टर ऑल इज द बेसिस ऑफ द कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिसाइडिंग टू गिव अप रिलेशंस विद ग्रेट ब्रिटेन, कि हमें तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो हम टैक्स क्यों दें। तो इंडिया को कॉलोनी था, वो क्यों इस जंग में हिस्सा ले अगर उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आर्ग्यूमेंट अपनी जगह मुनासिब थी, लेकिन उस ज़माने की बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स का ये एक गलत डिसीजन था। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की अशहद ज़रूरत थी,
2.5 मिलियन सोल्जर्स उन्होंने रिक्रूट करने थे जंग के लिए, तो इंडिया को हाथ से वो कैसे जाने देते? तो जब ये हुआ तो 7 सितंबर को जिन्ना साहब गए, और मैं फिर कहता हूं कि जिन्ना साहब पॉलिटिक्स में अपना उन्हें किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपने इंटरेस्ट में, अपने बेनिफिट में, लाजवाब है। एज अ पॉलिटिशियन ही इज हेड्स अबव द कांग्रेस लीडर्स। उन्होंने जाके वाइस रॉय लिनलिथगो को कहा कि नाउ यू शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये एक पुरानी बात थी मुस्लिम कम्युनिटी की। इकबाल की भी जो है ना 30th मार्च, वो ये स्पीच जो है इलाहाबाद में, और उसके बाद भी वो यही है कि ब्रिटिश जो है एम्पायर इंडिया में, वो तो मुसलमानों की मदद से चलती है। मुस्लिम जो है वो फौज में ओवर रिप्रेजेंटेड है। ये आर्गुमेंट तब से पब्लिक में है कि मुस्लिम ना सिर्फ इस सेंसिटिव इलाके में नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में है, बल्कि वो फौज में ओवर रिप्रेजेंटेड है, और हकीकत है पुलिस में भी ओवर रिप्रेजेंटेड थे। आई विल कम टू दैट लेटर। तो जिन्ना साहब ने कहा कि यू शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड रिकग्नाइज कि मुस्लिम लीग वाहिद पार्टी है मुसलमानों की, और हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए जंग के बाद। हम आपको जंग के अंदर पूरी मदद करेंगे। You can check the sources I have used. It's absolutely true to the facts. एक इसमें अलबत्ता इंटरेस्टिंग बात थी कि 1937 के इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने, ख़ास तौर पे मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में, रिजेक्ट कर दिया था। तो ये क्लेम कि वी आर द सोल पार्टी, ये मानो अपना लिनलिथगो को मुमकिन नहीं था। और लिनलिथगो ने डायरेक्टली नहीं कहा कि आप को हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे, लेकिन बाद में मैसेज भेजा कि जिन्ना को कहो कोई कॉन्क्रीट बात करें। व्हाट डज ही वांट व्हेन ही सेज राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन? और सर जफरुल्लाह का क्लेम है कि वो थे ना एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर, के उन्होंने कहा कि आप एक मुसवदा बना के मुस्लिम लीग को दें जो वो डिमांड्स उनकी हैं। तो जफरुल्लाह क्लेम्स के मैंने वो फ्रेम किया ये डिमांड कि अपना मुसलमानों को आज़ाद रियासतें दी जाएं और ये और वो। इसको लोग डिस्प्यूट तो करते हैं। वलील्लाह ने कहा कि ये किया तो था जफरुल्लाह ने, लेकिन इसको जफरुल्लाह कुड नॉट एट दैट टाइम ओन इट, क्योंकि अगर पता लग जाता कि ये एक अहमदी ने फ्रेम किया है तो बाकी शायद मुसलमानों के लिए मुश्किल हो जाता एक्सेप्ट करने का। जफरुल्लाह ने कहा है कि इस वजह से तब बताया नहीं गया क्योंकि मैं एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर था और मुझे कोई राइट नहीं था कि वो सियासत में मैं कोई हिस्सा ले सकता, तो इसको लिए छिपाया गया। जफरुल्लाह ने यह भी क्लेम किया कि सिर्फ मैंने फ्रेम किया और दे दिया, बाकी सारा काम जिन्ना साहब का है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये तो सर सिकंदर का एक आइडिया था कि 8 जोन्स में इंडिया को आप ऑर्गेनाइज करें। चौधरी खलीकुज़्ज़मान का कहना है कि नहीं नहीं, जफरुल्लाह ने तो फरवरी 1940 में व्हेन ही केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, वो तो फेडरेशन में यकीन रखते थे, तो सेपरेट स्टेट्स का आइडिया उन्होंने दिया, मैंने दिया। तो 3-4 लोगों ने यह क्लेम किया है। मुस्लिम लीग का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अपना जिन्ना साहब ने ये लाहौर में ममडोट हाउस में बैठे हुए फ्रेम किया। तो आई हैव गिवन यू ऑल द क्लेम्स कि ये किसने फ्रेम किया। लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन जब पेश हुआ उससे पहले 22 मार्च 1940 को लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो था वो
बयान किया। 2.5-3 घंटे तक वह बोलते रहे और उसमें टू नेशन थ्योरी बुनियाद बनाया कि डिवीजन क्यों होनी चाहिए, कि हिंदुओं और मुसलमानों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो ना एक दूसरे से शादी करते हैं, ना वो एक दूसरे से बैठ के खाना खाते हैं, हीरो एक का जो है दूसरे का दुश्मन है। एंड ऑल दोज आर्ग्यूमेंट जो एक्चुअली चौधरी रहमत अली ने डिटेल में दी थी, वही जिन्ना साहब ने पेश की। लेकिन शुरू जो हुई है स्पीच, मैं अब पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, कि जहां मैं कहता हूं कि अंग्रेजों का और मुस्लिम लीग यानी जिन्ना साहब का हैंड इन ग्लव रिलेशनशिप ड्यूरिंग द वॉर इस्टेब्लिश हुआ। जिन्ना साहब क्या कहते हैं? आफ्टर द वॉर वॉज डिक्लेयर्ड, द वाइसरॉय, दैट इज लॉर्ड लिनलिथगो, naturally wanted help from the Muslim League. It was only then that he realized that the Muslim League was a power. For it will be remembered that up to the time of the declaration of the war, the Viceroy never thought of me but of Gandhi and Gandhi alone. कि ये तो जंग जब शुरू हुई है तो अंग्रेजों की नजर मेरे पे पड़ी है। इसके रिस्पॉन्स में लॉर्ड लिनलिथगो क्या कहते हैं? Jinnah had given me very valuable help by standing against the Congress claims, and I was duly grateful. It was clear that if he, Mr. Jinnah, had supported the Congress demand, कांग्रेस की डिमांड क्या था कि पावर ट्रांसफर करो, हम फैसला करेंगे इंडिया का, had supported the Congress demand, the strain upon me and His Majesty government would have been great indeed. I thought, therefore, I could claim to have a vested interest in his position. इससे ज़्यादा दोनों तरफ से एक दूसरे की जो ज़रूरत है, इंटरडिपेंडेंस का, और क्या प्रूफ चाहिए? ये लाहौर रेजोल्यूशन जब आया तो उसके ऊपर जो है सारे हिंदुस्तान में एक खलबली मिल गई कि ये तो इंडिया की डिवीजन की बात हो रही है। तो सिखों की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया एक हफ्ते बाद, सर सुंदर सिंह मजीठिया जो थे, जो पंजाब यूनिस्ट पार्टी के साथ मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बनाते थे, एक यूनाइटेड पंजाब के फ्रेमवर्क में इंटर कम्युनल रिलेशनशिप था। जब ये आया कि पंजाब अलग हो जाएगा हिंदुस्तान में, तो फिर सिखों को अपने फ्यूचर के ऊपर एकदम जो रिएक्शन था वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक हफ्ते बाद, द मुस्लिम लीग हैज क्रिएटेड अ सिचुएशन which may mean a parting of the ways for the Sikhs and the Muslims, with whom the Khalsa Nationalist Party has been cooperating in the provincial autonomy regime in the best interest of the province and the Sikh community. के पंजाब यूनिस्ट पार्टी के साथ कोऑपरेट करना सिखों के इंटरेस्ट में भी था। It would be the height of audacity for anyone to imagine that the Sikhs would tolerate for a single day the undiluted communal Raj of any community in the Punjab, which is not only their homeland but also their holy land. कि सिखों को के लिए जो समझते हैं कि वो एक कम्युनल स्टेट के अंदर, मुसलमानों की स्टेट के अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे एक रोल, यानी पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, ये तो बिल्कुल एक गैर मुनासिब बात है। ये हिम्मत कैसे हुई किसी के सोचने की? अब इसकी बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाएं। हिस्टोरिकल मेमोरी जो है ना, मैंने एक जो किताब लिखी थी द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लैश्ड, उसमें मेरी एक थ्योरी ऑफ एथनिक क्लेंजिंग है। मैंने कहा है कि लोग अपनी पास्ट को सिलेक्टिवली याद करते हैं इन हालात में जब फ्यूचर अनसर्टन नजर आता है। तो सिखों को अपने याद आया जैसे साना करबला
बार बार हर साल इसका जिक्र होता है। हाँ जी, और ये कहने से खत्म नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप किसी जैदी साहब और शहजाद चौधरी साहब, आप दोनों की मैं रिक्वेस्ट है, कभी किसी मेन सिख गुरुद्वारा में जाएं, वहां पे तो उन्होंने पिक्चर्स बनाई होती हैं, पेंटिंग होती है कि कैसे गुरु तेग बहादुर को बेदर्दी से कत्ल किया गया, हिस्से किए गए, गुरु गोविंद सिंह को मारा गया, उनके दो साहबजादों को भी कत्ल किया गया, दो या चार जितने हैं। तो ये तो वो सिखों की प्रेयर्स में इसका जिक्र होता है भाई साहब। तो सिखों का जो एकदम रिएक्शन था कि ये जो एक कम्युनल डिमांड हो रही है कि मुस्लिम इलाकों को अलग किया जाए बाकी हिंदुस्तान से, तो हम इसका क्यों हिस्सा बनेंगे। वजह यह थी कि पंजाब के कुछ इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटी में थे और कुछ इलाकों में हिंदू और सिख मिलके मेजॉरिटी बनते थे। 17 डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलमान मेजॉरिटी में थे, 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू और सिख मेजॉरिटी में थे। तो पंजाब कोई एक नहीं था। नेहरू रिपोर्ट में भी पंजाब के इस कैरेक्टर को पॉइंट आउट किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर की जो किताब है पाकिस्तान पे, उसमें भी पंजाब का जिक्र यूं ही हुआ है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र हुआ था कि पंजाब जो है वो एंटायरली मुस्लिम नहीं है, उसमें एक सब्सटेंशियल 39% एक्चुअली हिंदू सिख थे यूनाइटेड पंजाब के अंदर, और 12 डिस्ट्रिक्ट में वो मेजॉरिटी में थे। तो ये रिएक्शन था सिखों का। यहां से आप पाकिस्तान की स्टोरी बनती है। और इसके बाद जैदी साहब प्लीज मेरी किताब देखें। आप यानी जाहिद चौधरी साहब ने इसका कोई जिक्र नहीं किया, आयशा जलाल का भी आपने जिक्र किया है। बात यह है कि उसकी किताब है द सोल स्पोक्समैन। स्पोक्समैन क्या बोला। और मजे की बात यह है, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट स्कैंडल इन एकेडेमिया, कि जिन्ना साहब की एक स्पीच, ये 22 मार्च की 1940 की स्पीच जो है, जो फाउंडेशनल है, से लेकर जब तक पाकिस्तान बना है 47 में, जिन्ना साहब की एक तकरीर, एक उनकी राइटिंग, एक उनकी वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट, या उनके मैसेज जो हैं, जो सारे कलेक्शन में है, मेरे पास है, मिल जाते हैं, कोई कोटेड ही नहीं है, रिफर्ड नहीं है, पैराफ्रेज भी नहीं किया। सो दिस इज एन अमेजिंग। इसी तरह पाकिस्तान कैसे बना, उसमें जिन्ना साहब की जो स्पीचेस हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। ये बताता चलूं कि जब ये लाहौर रेजोल्यूशन आया तो उसके बाद 23 और 24 को लाहौर रेजोल्यूशन पे डिस्कशन हुई और 24 को ये पास हो गया कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्टर्न इलाके जो हैं सब कॉन्टिनेंट के, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, उनको अलग करके मुस्लिम स्टेट्स बनाया जाए। बाद में ये आइडिया बिटल डाउन करते करते एक स्टेट यानी पाकिस्तान, जो ईस्टर्न पाकिस्तान बना और वेस्टर्न पाकिस्तान, ये एक स्टेट बनेगा। दैट्स मच लेटर। 46 में जाके ये आइडिया वन स्टेट का आया। शुरू में ये कई स्टेट्स का था कि ये इंडिपेंडेंट भी होंगी और सॉवरन भी होंगी। तो ये जब डिमांड हुई तो फिर ये सुंदर सिंह मजीठिया का रिस्पॉन्स है। कांग्रेस की पोजीशन यही थी कि हम इंडिया को पार्टीशन नहीं होने देंगे। इंडिया सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, बुद्धिस्ट का है, जो भी यहाँ रहते हैं उनका है। इसको डिवाइड क्यों किया जाए, ये पोजीशन थी। इसको अगर हम अब यहाँ पे इस बैकग्राउंड को याद रखें तो फिर जो नई बात जिस पे मैं समझता हूँ बात होनी चाहिए, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग अधिकारी थीसिस भी मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिन्ना साहब ने जब ये लाहौर रेजोल्यूशन कंप्लीट हो गया तो 25 मार्च 1940 को जिन्ना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने कहा है
द लाहौर रेजोल्यूशन इज अबाउट द डिवीजन ऑफ इंडिया। और आयशा जलाल कहती हैं कि जी ये लाहौर रेजोल्यूशन में तो पार्टीशन की बात ही नहीं थी, जबकि जिना साहब जो कह रहे हाउ कैन यू हैव इंडिपेंडेंट सॉवरन का मतलब क्या होता है यार? कोई थोड़ा पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी जो है ना, उसका मतलब भी सीख लें। हाँ जी, 25 मार्च को जिना साहब ने क्लियर कर दिया दैट द लाहौर रेजोल्यूशन इज अबाउट द डिवीजन ऑफ इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जिन इलाकों में इन्होंने पाकिस्तान मांगा था या मुस्लिम स्टेट्स मांगी थी, वो तो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे, लेकिन हिंदू जो मुसलमान है वो तो सारे हिंदुस्तान में फैले हुए थे, श्रृंगापट्टनम तक। मैं गया था 2009 में टीपू सुल्तान के मज़ार पे। बचपन में मैं अपने वालिद साहब से टीपू सुल्तान की तारीफ सुनता था, तो व्हेन आई गॉट अ चांस आई वेंट टू श्रृंगापट्टनम। सारे रास्ते में जहाँ जहाँ मुसलमान थे उन्होंने हरे झंडे लगाए थे, शिया हो या सुन्नी हो, दे ओपनली डिक्लेयर्ड कि हम मुसलमान हैं। श्रृंगापट्टनम में आज भी मज़ार पे बहुत रौनक होती है। तो मुसलमान तो सारे हिंदुस्तान में थे, इसकी डिवीजन जो है वो मुसलमानों की डिवीजन भी होनी थी। इज दैट नॉट ऑब्वियस? जिसकी बात हुसैन अहमद मदनी ने की, जिसकी बात मौलाना आज़ाद ने की, तो फिर अप्रैल से जिना साहब जो हैं वो मुस्लिम मिनॉरिटी पार्ट्स जो हैं पंजाब के उसमें गए। दिल्ली में उन्होंने जाके कहा मुसलमानों को कि सुन लो, तुम माइनॉरिटी हो, हमेशा माइनॉरिटी रहोगे, लिहाजा जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी है उनके लिए रोड़ा ना बनो। ये पैगाम उन्होंने 47 तक दिया कि मिनॉरिटी के प्रोविंस के मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी के मुसलमानों के लिए रोड़ा ना बने, यानी पाकिस्तान बनने दें और उनको हिंदुस्तान में ही रहना पड़ेगा। ये मसलन जब ये मद्रास में गए जिना साहब 1941 में, जो सेशन हुआ है मुस्लिम लीग का, तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, 7% लोग मद्रास प्रेसिडेंसी में मुसलमान थे। वहाँ पे ये द्राविडियन मूवमेंट के जो हैं साउथ इंडियन जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट थी, उनको भी इनवाइट किया हुआ था। उनको कहा कि हम ये जो मुसलमान हैं ये आपको सपोर्ट करेंगे, आप एक द्राविडियन स्टेट की डिमांड कीजिए। 30 मार्च 1941 को जिना साहब वॉज इन कानपुर, और कानपुर के मुसलमानों ने जिना साहब को घेर के कहा कि देखें, आप जहां पाकिस्तान डिमांड कर रहे हैं मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में, वहां तो पहले ही पाकिस्तान है। सिंध हो गया, पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया, बलूचिस्तान में तो शाही जिरगा ही मुसलमानों का था, बंगाल हो गया, यहाँ पे तो सारे चीफ मिनिस्टर मुसलमान हैं इलेक्शन के बाद। और तो और असम जहाँ मुसलमान मिनॉरिटी में थे वहाँ पे भी मुसलमान चीफ मिनिस्टर था। तो हमारा क्या बनेगा? तो जिना साहब की वहाँ पे स्टेटमेंट है कि आई विल मेक 2 करोड़ मुस्लिम्स गो थ्रू मार्टरडम, कि 2 करोड़ मुसलमानों को मैं शहीद कर दूंगा, एंड गेट स्मैश्ड, और उनको मैं तबाह कर दूंगा 7 करोड़ को आज़ाद कराने के लिए। ये है अप्रोच जिसके मुतालिक आप बताएं कि हाउ इज दिस मॉरली, एथिकली जस्टिफाइड। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बताएं, क्या ये जायज़ पोजीशन है? आज़ाद की पोजीशन और जमीयत उलमा हिंद की पोजीशन, अब्दुल गफ़ार खान की पोजीशन, अल्लाह बख्श उमरू की पोजीशन ज़्यादा मुनासिब नहीं थी? इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू को भी अगर आप लेके आए तो एनी हाउ, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं कि मुस्लिम लीग की डिमांड कहाँ से आई, जिसके ऊपर ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर की किताब जो है इट्स मच लेटर 1942-43 से ये शुरू होती हैं। अब हम आ जाते हैं CPI यानी अधिकारी थीसिस, कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक थीसिस है
पीसी जोशी उस जमाने में जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, और डॉक्टर अधिकारी जो हैं उन्होंने ये थीसिस जो लिखा था वो, जैदी साहब अगर आप इंटरनेट पे जाएं गूगल पे और लिखें द अधिकारी थीसिस, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ें उसे ज़रा। बाय द वे 1979 में पाकिस्तान के मशहूर कम्युनिस्ट दादा अमीर हैदर का मैं एक मैसेज लेके गया था, एक लेटर दिया था उन्होंने, टू माय एल्डर ब्रदर, नाम नहीं था लिखा। तो जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुंचा तो मैंने ये खत दिखाया, उन्होंने कहा जी मसला वी नो व्हाट ही मीन्स। तो वो मुझे ले गए सोहन सिंह जोश के पास, जो पंजाब लाहौर में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में बैठा करते थे। सोहन सिंह जोश लास्ट इलेक्टेड जो असेंबली थी उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के वाहिद इलेक्टेड मेंबर थे, बाकी लोग तो ठीक ठाक थे, वो साइकिल पे आया करते थे। तो मुझे देख के वो रोने लग पड़े, अपने पुराने दोस्तों को याद किया। उम्र में वो अमीर हैदर से बड़े थे। साथ के कमरे में डॉक्टर ये अधिकारी भी थे, वेरी पोलाइट मैन बाय द वे। उनकी तब तक आंखें खत्म हो गई थी। तो मैंने डेयर नहीं किया कि ये आपका क्या थीसिस था पूछने का। एहतरामन में उन्हें मिला एंड दैट्स ऑल। डॉक्टर अधिकारी का ये थीसिस क्या है, उसकी बैकग्राउंड ये है कि जब तक ये बरतानिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका, नाज़ी जर्मनी, इटली की ये जंग थी तो कम्युनिस्टों का दुनिया में मौक़िफ़ था कि ये इंपीरियलिस्टों की जंग है, हम इसमें क्यों हिस्सा लें। लेकिन जब हिटलर ने 1942 में सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया तो सारी दुनिया के कम्युनिस्टों ने कहा कि नाउ इट्स अ पीपल्स वॉर, वाहिद मजदूरों की जो एक स्टेट है उसके ऊपर हमला कर दिया, तो इसकी हमें मदद करनी चाहिए। और कई लोगों ने उस फौज के अंदर अपना क्या कहते हैं अपनी भर्ती भी करवाई कि हम जाके लड़ते हैं इस जंग में। हुआ क्या था कि 1942 तक अंग्रेज़ों ने राइट विंग, लेफ्ट विंग, जो आर्म्ड स्ट्रगल की बात थी ना, उसको वो बहुत बुरी तरह क्रश करते थे। भगत सिंह का भी इंस्टेंस उसमें आ जाता है। कम्युनिस्टों ने कानपुर में और यहाँ पे जो स्ट्राइक्स कराई, जेल भर दिए थे इन्होंने, अंग्रेज़ों ने। लेकिन 42 में अब सोवियत यूनियन और बरतानिया वर पार्टनर्स अगेंस्ट फैशिज्म एंड नाज़िज्म। तो ये हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों ने कहा कि अब अंग्रेज़ों के साथ मिलके हमें इस जंग में फैशिज्म और नाज़िज्म को डिफीट करना है। तो 1942 में जैदी साहब सारी हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी लीगल हो गई और उनके दफ्तर बने। मैं तो इन सबको जानता हूँ, बहुत करीबी तौर पे जानता हूँ। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन और ये सब जो हैं, ये कांग्रेस पार्टी के एक फ्रंट से कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे। 42 में जब ये अधिकारी थीसिस आया, पहले थीसिस सुन ले और फिर उनका हुक्म मुस्लिम कम्युनिस्टों को क्या था। थीसिस ये था, और ये मैं कहता हूँ डिस्टॉर्शन ऑफ मार्क्सिज्म है। मार्क्सिस्टों ने कभी मजहब को नेशन की बुनियाद नहीं बनाया। मैंने स्टालिन का वो बताया भी है, 4 कॉमन लैंग्वेज, कॉमन टेरिटरी, कॉमन कल्चरल हेरिटेज एंड इकोनॉमिक बेस जो एक स्टेट को प्रोवाइड कर सकती है। बाकी जो हैं वो नेशनैलिटीज़ हैं जिनको कल्चरल राइट्स हो सकते हैं, बट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द क्लेम ऑफ नेशनैलिटीज, इट्स द क्लेम ऑफ नेशंस। एनी हाउ, अधिकारी थीसिस ये था कि हिंदुस्तान की जितनी भी ओप्रेस्ड नेशनैलिटीज़ हैं उनको हक है कि वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन क्लेम करें। अब ये पास करने की वजह क्या थी, नोबडी अंडरस्टैंड्स। लेकिन इससे हुआ क्या, सबसे पहले नेशनैलिटीज़ को अधिकारी ने कैसे डिफाइन किया, आप पूरा देखें। सिंधी एक नेशनैलिटी है, तो सिंधियों में तो मुसलमान भी हैं,
हिंदू भी हैं, कुछ सिख भी थे। बंगाली आर अ नेशनैलिटी, उनमें भी ये कॉमन है। गुजराती एक नेशनैलिटी है, यानी लिंग्विस्टिक नेशनैलिटीज। मराठा भी एक नेशन है। हाँ जी, उड़ीसा के लोग भी एक नेशन काउंट किए गए हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम्स एंड सिख्स, तो वो कहते हैं कि मुस्लिम्स आर एन ओप्रेस्ड नेशनैलिटी एंड द सिख्स आर एन ओप्रेस्ड नेशनैलिटीज। ये भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन क्लेम कर सकते हैं। यहां पे ये मजहब की बुनियाद पे आ गए व्हेन इट केम टू द सिख्स एंड मुस्लिम्स। तो टू नेशन थ्योरी की सपोर्ट यहां से आती है। सिखों का क्लेम क्या था कि अगर हिंदुस्तान मजहब की बुनियाद पे पार्टीशन होगा तो फिर पंजाब भी होगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी यही मौकफ था कि पंजाब की डिवीजन होगी अगर ये हिंदुस्तान की डिवीजन होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने मज़हब को भी बना लिया था मुसलमानों और सिखों के लिए, जबकि सिंधी, बंगाली, ये सारे वहाँ पे ये सब मिलके थे, वहाँ पे आप इन्हें कहते हैं नेशनैलिटीज़ हैं ये, लिंग्विस्टिक्स नेशनैलिटीज़। तो ये खुद एक वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म की नेशनैलिटीज़ की अप्रोच है। लेकिन अगर ओप्रेस्ड नेशनैलिटीज़ की बात हो रही है और मज़हब भी बना लिया गया बुनियाद, तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ओप्रेस्ड अगर कोई लोग थे तो वो तो दलित थे, जिन्हें अछूत भी कहा जाता है। हिंदुज़म का सबसे बड़ा जुल्म जो है वो तो ये कास्ट सिस्टम है। तो अधिकारी को क्यों ख्याल नहीं आया कि उनको भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना चाहिए? हाँ जी, मैं डॉक्टर अंबेडकर पे और गांधी पे भी बात करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनीथिंग जस्ट पास इस सारी डिस्कशन में। दैट्स फॉर अ लेटर डेट। तो ये क्या थीसिस था? बंगाली, सिंधी, ये सारी ओप्रेस्ड नेशनैलिटीज को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। चलो मान लिया कॉलोनियल सिचुएशन में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नेशनैलिटीज को दे दें, तो उसमें मुसलमान और सिख तो मज़हब की बुनियाद पे आपने बना लिया। और जो सब ना मुसलमानों ने दलित के साथ कोई इंसाफ किया, पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लें, ना सिखों ने किया। दलित के जो गुरुद्वारे हैं वो जटों के गुरुद्वारों से अलग हैं यार। और हिंदुओं में तो आप जानते ही हैं। ये दूसरी बात है, कांग्रेस ने आके अनटचेबिलिटी को क्रिमिनल करार दिया हुआ है, और कोई भी कास्ट की बात पे किसी को हर्ट करे तो 6 महीने अंदर हो सकता है। लेकिन हिंदुज़म में ये वो लॉज ऑफ मानुस्मृति से ये उस सोशल ऑर्डर का हिस्सा है। मुसलमानों में भी ये ऑर्डर बना। अशराफिया ने कभी, जो कन्वर्टेड मुसलमान थे या कारीगर थे, उनको कभी अपना स्टेटस इक्वल नहीं दिया। तो वही रिफ्लेक्ट होता है हमारे में। हालांकि इस्लाम में इस तरह कोई थियोलॉजिकल बेस नहीं है कास्ट का, ना सिखिज्म में है, लेकिन सोशियोलॉजिकली ये सूट किया। जो अपर कास्ट मुसलमान थे उन्होंने कभी आम मुसलमानों को, बल्कि सर सैयद ने तो उन्हें हकीर कहा। 1857 में जो मुसलमानों ने हिस्सा लिया तो असबाब बगावत में सर सैयद कहते हैं कि अशराफिया ने तो अंग्रेज़ों का साथ दिया भाई। ये तो बदजात, ये जो हैं, ये जुलाहे मुसलमान, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। हमने तो आपका साथ दिया है। तो मुसलमानों में भी वही हायरार्की आ जाती है जो हिंदुओं में कास्ट सिस्टम की है। हालांकि इस्लाम में और सिखिज्म में इसके खिलाफ बात हुई है। मैंने इसका जिक्र भी किया है अपनी जो किताब के अंदर, व्हेन आई टॉक अबाउट द इस्लामिक स्टेट। हाँ जी, लेकिन अमलन तो यही हुआ। एनी हाउ, अधिकारी थीसिस पास तो हो गया, और फिर हुक्म हुआ मुसलमान कम्युनिस्टों को। दिस इज इंटरेस्टिंग, इन्वर्टेड कॉमर्स, कम्युनिस्ट भी हैं और मुसलमान भी हैं। चलो मान लिया कि आप मुस्लिम लीग में जाएं, और मुस्लिम लीग में आप जो है वो इसको एक रेडिकल इस्लामिक सोशलिस्ट मुल्क बनाए। हाँ जी, इसको आप
इसको आप एक रेडिकल इस्लामिक मुल्क बनाएं। एक मिनट यार, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1944 में जिन्ना साहब ने, अच्छा ये मुसलमान जितने हैं सर, सैयद बाद में जब पाकिस्तान बन गया तो सैयद सज्जाद जहीर को लखनऊ से भेजा गया कि आप कम्युनिस्ट पार्टी को ऑर्गेनाइज करें पाकिस्तान में। 48 में कलकत्ता में ये मिले थे सारे कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट पार्टी के दो हिस्से हो गए थे। भेजा। बाद में क्या हुआ सैयद सज्जाद जहीर के साथ? पिंडी कंस्पिरेसी केस में उन्हें अंदर कर दिया, और जब वो रिलीज हुए तो पाकिस्तान ने कहा निकल जाओ इस मुल्क से, और उनका कोई मुल्क ही नहीं था क्योंकि वो इंडिया छोड़ आए थे। तो नेहरू ने कहा कि नहीं, लेट हिम कम, और सैयद सज्जाद जहीर वापस वहाँ पे गए, और तरक्की पसंद मुसन्निफीन में जो उनका एक रोशन किरदार था वो उन्होंने पूरा किया आखिर तक। ये बात है। लेकिन ये तो है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का हुक्म था मुसलमानों को, और वो आए और फिर मुस्लिम लीग का ही होके रह गए। भूल ही गए कि ये कम्युनिज्म के लिए काम कर रहे हैं। आई नो दैट। लेकिन जिन्ना साहब ने क्या कहा था 19 मार्च 1944 को लाहौर में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को बात करते हुए उन्होंने कहा, जब ये कम्युनिस्ट आ चुके थे, द कम्युनिस्ट थिंक वी आर फूल्स, देयर इज सम जस्टिफिकेशन इन देयर थिंकिंग लाइक दैट, बट दे आर मिस्टेकन। हैंड्स ऑफ, hands off. I say communists, hands off. We do not want any flag except the League flag, crescent and star. Islam is our guide and a complete code of life. Yes, ये जिन्ना साहब कह रहे हैं भाई साहब, मैं नहीं कह रहा। We don't want any red or any yellow flag. We don't want any isms. Socialism, communism और national socialism. तो जिन्ना साहब का तो इन पे फटकार थी कि आप, वी डोंट वांट यू, गेट ऑफ, लीव द मुस्लिम लीग। लेकिन ये आ चुके थे और उसी के होके रह गए। बाद में जो इनके साथ छितर फिरा है ना, उस पर बाद में कभी बात करेंगे, मिलेंगे तो कब बैठ के बात करेंगे। तो मैं इन दो चीज़ों पे आज ख़त्म करता हूँ कि अधिकारी थीसिस कितना मार्क्सिज्म से बिल्कुल, जो उसकी थ्योरी है कि मज़हब तो हो नहीं सकता, कल्चर और ज़ुबान होती है और एक कॉमन टेरिटरी होती है, उसको आप डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, और मुसलमानों को कह रहे हैं जो कम्युनिस्ट थे कि आप जाएं इसके अंदर। हुआ क्या था कि इन्होंने इधर मौलवियों, 46 के इलेक्शन पे आऊंगा तब उस पर बात करेंगे। लेट मी फिनिश हियर। आई थिंक विदाउट टेलिंग ऑल दिस, पाकिस्तान कैसे बना, ये 12 वॉल्यूम जो है बेकार है, इनसे स्टोरी शुरू करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।